नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज हम बात बिहार की करेंगे, लेकिन खास बात होने वाली है रघुवंश प्रसाद सिंह की, रघुवंश बाबू की। बिहार के ही बड़े नेता नहीं हैं, भारतीय राजनीति के वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स हैं। और चर्चा किस लिए? उन्होंने आरजेडी से बाहर निकलने का मन बना लिया है, इस्तीफा दे दिया है। 32 साल तक लालू प्रसाद यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़े रहे, लेकिन अब कह रहे हैं अब बहुत हो गया, अब मैं आरजेडी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अब वो बड़े नेता हैं बिहार के। आरजेडी के लिए इसके मायने क्या होंगे, क्योंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है। उधर लालू प्रसाद यादव, रघुवंश बाबू भी बीमार हैं, लालू भी बीमार हैं। अभी अभी खबर आई है कि उनकी बेल की एप्लीकेशन अर्जी भी रिजेक्ट हो गई है। अब सुनवाई होगी अगले महीने। लालू भी अस्पताल में है। लालू कह रहे हैं कि नहीं, आप जा ही नहीं सकते, मैं जाने ही नहीं दूंगा, आप तो मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो नफा नुकसान की बात बहुत अहम हो जाती है आज की तारीख में। मेरे साथ सुकेश रंजन है, बिहार को इनसे बेहतर कम ही लोग जानते हैं। सुकेश, रघुवंश बाबू का जाना कितनी बड़ी क्षति हो सकता है और लालू मना लेंगे क्या उन्हें? ये सवाल है कि क्या लालू अपने फोल्ड में उनको उससे नहीं निकलने देंगे, क्या नहीं जाने देंगे, मना लेंगे? ज्यादा कुछ कर पाते वो तब जब बेल मिल गया होता उनको। अब अगली सुनवाई होगी 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर, लगभग 1 महीना लगा लीजिए। 1 महीने के आसपास लगा लीजिए। वो रांची में है, रघुवंश जी एम्स में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सीधा संवाद तो नहीं हो सकता। रघुवंश सिंह ने जो लेटर लिखा है वो बड़ी साफ साफ चिट्ठी है कि बहुत दिन तक आपके पीछे खड़ा रहा। कर्पूरी ठाकुर जब चले गए उसके बाद से लगातार, अब नहीं। ये व्यथा वाली चिट्ठी है, ये पीड़ा वाली चिट्ठी है। यह ऐसी चिट्ठी है जब आदमी शायद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे होता है। चिट्ठी भावनात्मक लालू यादव की तरफ से भी है कि आपको कहीं नहीं जाना है। 40 साल तक हम लोग साथ रहे, साथ राजनीतिक फैसले लिए, साथ पारिवारिक फैसले लिए, तो आपको कहीं नहीं जाना है। आप स्वस्थ होकर पहले बाहर निकलिए, फिर मुलाकात होगी। अब चिट्ठी चिट्ठी से बातचीत हो रही है, जब तक सीधा संवाद नहीं होता है। और रघुवंश बाबू भी ही इज एट द फैग एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। वो 75 के आसपास के हैं। 2 बार चुनाव भी हार गए हैं लोग, 2 बार चुनाव हार गए, 2019 का। बिल्कुल। देखिए वो है बहुत फाइटर तरीके के आदमी। नहीं, उनके पुराने देने की बात को लेकर जेडीयू बीजेपी के नेता भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। लल्लन सिंह कह रहे हैं अरे ये तो मतलब जो सोशलिस्ट एक पृष्ठभूमि बिहार की राजनीति की रही है उसके एक स्तंभ थे। नहीं, वो थे, ये बात सही है। हाँ। बहुत सारे जो दूसरे दल के नेता हैं उनका रघुवंश बाबू के लिए बहुत इज्जत है। जैसे एक जमाने में कहा जाता था कि वो गवर्नेंस वाली पार्टी नहीं है। आरजेडी को गवर्नेंस की वजह से कोई नहीं जानता था, सोशल कॉम्बिनेशन की वजह से जानता था। उनके समर्थक उनको जानते थे कि इन्होंने एक वोट को एकजुट कर दिया और एकजुट करके चुनाव जीत गए और उसको मिल्क करते रहे, उसको दूहते रहे। उन्होंने सरकारें चलाने नहीं आती, गूढ़ विषयों पर अहम फैसले नहीं ले सकते। ये एक मोटे तौर पे आरजेडी के बारे में अंडरस्टैंडिंग रही है। रघुवंश प्रसाद सिंह ऐसे बहुत रस्टिक हैं, कम लोग जानते हैं कि वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। मैं इसलिए जानता हूं कि मेरे फादर और वो एक ही बैच में थे। मेरे फादर इंग्लिश में थे, वो मैथमेटिक्स में थे, इसलिए मुझे मालूम है कि वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। स्टाइल उनका बड़ा रस्टिक है, लेकिन सोच में बहुत गंभीरता है। विषयों को पकड़ते हैं। दूरदृष्टि जो है उनकी, वो तब दिखी, एक पैन इंडिया लेवल पे उनकी पहचान तब बनी जब वो यूपीए 1 में मिनिस्टर बनाए गए। बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री थी, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। वो
ऐसी मिनिस्ट्री थी जिसमें सोनिया गांधी का डायरेक्ट इंटरेस्ट था, राहुल गांधी का डायरेक्ट इंटरेस्ट था, जो उन्होंने एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, उसके तहत बहुत सारी चीज़ें तय होती थी कि गांव तक कैसे पहुंचे, आम लोगों तक कैसे पहुंचे। तो इसकी जिम्मेदारी रघुवंश प्रसाद सिंह को दी गई। मनरेगा का वो जो खाका खींचा गया उसमें अहम भूमिका थी इनकी। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री उसकी नोडल मिनिस्ट्री थी। मेरे सामने मनरेगा हो रहा है, और जो कोरोना के संकट काल में जहां दिहाड़ी मिल पा रही है, आज की बड़ी खबर यह है कि मनरेगा के लिए जो 1 करोड़ 1 लाख का मद, पहले 61,000 करोड़ फिर 40,000 करोड़ मई में दिए गए, 1,01,000 करोड़ में से 63%, लगभग 63,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बिल्कुल 5 महीने के भीतर। तो मतलब मांग देखिए और इसकी अहमियत देखिए। अभी जो हम विषयांतर हो जाएंगे रघुवंश प्रसाद सिंह से, लेकिन जिस तरीके से मनरेगा में नए लोगों ने अपने आप को एनरोल किया है, उससे लगता है कि मनरेगा ही एक ट्राई टेस्टेड फॉर्मूला है कि कम से कम इसमें दिहाड़ी तो तय है, इतने पैसे तो मिल जाएंगे। तो जो पढ़े 100 दिन तो काम मिलेगा। बिल्कुल, वो गारंटी है, रोजगार की गारंटी है। तो जब इसको कंसीव किया गया था तो एक ऐसे आदमी के बारे में सोचा गया जो इसको एग्जीक्यूट कर सके। मुझे मालूम है कि ये आप जानते हैं कि ये शाश्वत लड़ाई है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इन चीजों को हरी झंडी जल्दी नहीं देता, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है। तो मुझे याद है जब इसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग्स होती थी तो रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव के तलाश में होते थे, बाकी ऐसे कुछ लोग जिनको वो समझते थे कि ये रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं, ये वहां पुश करेंगे मनरेगा को, पीछे नहीं हटना है इसमें, तो वो ढूंढा करते थे। उस जमाने में ऐसा हुआ कि आरजेडी के बारे में एक परसेप्शन चेंज हुआ कि उसका कोई नेता गवर्न भी कर सकता है, और तब तक लालू यादव ने अपना मेक ओवर किया, उन्होंने अपने आप को दिखाना शुरू किया कि रेल मिनिस्ट्री टर्न अराउंड कर दिया, लेक्चर्स देने लगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो रघुवंश बाबू को एक दूसरे पेडेस्टल पे खड़ा करती है। पर आज वो इतने व्यथित हो गए, उसका राजनीतिक असरात क्या होंगे आरजेडी पर? एक बड़ा चेहरा जाता है और बड़े चेहरे में फिर जो बाकी चीजें हुई हैं, जो 6 एमएलए एमएलसी वो छोड़ रहे हैं आरजेडी को, तो आरजेडी के लिए ठीक चुनाव से पहले ये कितना बड़ा झटका है? देखिए, परसेप्शन के लेवल पे ये बहुत बड़ा झटका होगा। कई यादव नेताओं का छोड़ना, कई मुस्लिम नेताओं का छोड़ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वोट बैंक दरक के आरजेडी का खत्म हो गया। यादवों के जाने से यादव सारे लालू यादव से दूर चले गए, वो आज भी यादवों के सबसे बड़े नेता हैं। हाँ, रघुवंश प्रसाद सिंह ठाकुर के राजपूत जाति से आते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सारे राजपूत समाज के लोग जो है वो आरजेडी को वोट करते हैं, लेकिन उनका जाना परसेप्शन के लेवल पे एक बहुत बड़ा धक्का है। बीजेपी जेडीयू भी तो भुनाएगी ना इस बात की। आज जो वो भुना रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, भुना रहे हैं, वो दरअसल लोगों को ये भी बता रहे हैं, देखिए इतने भले आदमी की भी क्या वक़्त कर दी। बिल्कुल, आरजेडी ने ये चुनाव में कहा जाए, यही नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी कि अपने घर को छोड़ के कोई भी किसी को भी ये सैटिस्फाई नहीं कर सकते, और इनफैक्ट अपने घर को भी सैटिस्फाई नहीं कर सकते। ये ऐसे लोग जो कर्पूरी ठाकुर, रघुवंश प्रसाद सिंह कर्पूरी ठाकुर की मिनिस्ट्री में एनर्जी मिनिस्टर हुआ करते थे, वो 77 में एमएलए हुए, 80 में एमएलए हुए। पुराने जो रोमांटिक आइडियाज थे सोशलिज्म को लेके, ये आदर्शवाद की राजनीति जो थी, बिल्कुल, तो उस धरे से निकले हुए लोग, उनके बारे में तरह तरह की कहानियां हैं कि कैसे वो उनके दिमाग में सोशलिज्म था। वो बात करते करते पहले हाजीपुर से पटना जाने के लिए स्टीमर हुआ करता था, तो बहुत बार हमारे कई परिचित जो उनकी उम्र के थे उस समय उनके साथ जाया करते थे, तो बात करते करते जिस स्टूल पे बैठे होते थे रघुवंश प्रसाद सिंह उसी स्टूल पे खड़े होकर नारे लगाने लगते थे। गवा रहा हूं, आपने फोन किया रघुवंश बाबू को और पता लगा हम तो गांव में बैठे हैं, हम तो गांव में हैं जी। अब हम ये स्टाइल था उनका। वो मतलब ग्रास रूट से जुड़े नेता थे, वो ये नहीं कि दिल्ली में आकर। अब बहुत बड़े बड़े नेता तथाकथित सोशलिस्ट वो दिल्ली में ही बैठे रहते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। बिहारी इस शब्द को समझ जाएंगे। एक टिपिकल अंदाज में वो कहा करते हैं कि दिल्ली बहुत पिछुल जगह है। पिछुल आप नहीं समझेंगे, फिसलने वाला, स्लिपरी। तो दिल्ली जो है, हाँ, इट हैज गॉट ए स्लिपरी ग्राउंड। आप फिसल सरफेस, जब आप जहां फिसल जाते हैं। हाँ, ये रघुवंश प्रसाद सिंह का मानना तो फिसल गए, और वो इसलिए 2014-2019 जो वैशाली उनका गढ़ था वहां से वो हारे। पहले रमा किशोर सिंह ने हराया, और वो रमा किशोर सिंह अब आरजेडी में उनको लाने की पूरी तैयारी हो गई है। वो अपनी शुरुआती नाराजगी यही थी, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं,
वो भी ठाकुर हैं। तो यहां पर कि रमा किशोर सिंह ज्यादा बेहतर है हमारे लिए, ये सोच आ गई आरजेडी में, खास तेजस्वी यादव में, जिसके चलते इतने नाराज हो गए, इतने परेशान हो गए। सिर्फ रामा सिंह मुद्दा नहीं है मेरे ख्याल से। रामा सिंह इज वन ऑफ द इश्यूज कि एक उनकी छवि, रघुवंश बाबू की छवि दीगर है, रामा सिंह की छवि एक बाहुबली नेता की है, एक ऐसे आदमी की है जिसकी छवि आपराधिक बताई जाती है। लेकिन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, रघुवंश प्रसाद सिंह को भी हरा दिया उन्होंने। तो जीतते हुए घोड़े पे ही तो दांव लगाएंगे, उसमें तेजस्वी की राजनीति में वो ठीक है, बहुत कोई, देखिए ये शिवजी की बारात है, मैं बार बार कहा करता हूं, ये शिवजी की बारात होती है, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी, इसमें हर तरीके के लोग हर जगह फिट किए जाते हैं। दंड भेद हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। ये एक जमाने में अनंत सिंह जेडीयू के साथ हुआ करते थे, और अनंत सिंह जब बाहर हो गए तो तब पता लगा कि जेडीयू अब कह रही है कि नहीं, बड़े आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं। अरे पहले तो आपके साथ थे। तो ये हर पार्टी में होता है, इस पे न जाए। सिर्फ रामा सिंह वजह नहीं है। मुझे लगता है कि आरजेडी जिस तरीके से चलाई जा रही है, जिस तरीके से कई मसलों पे उनको इग्नोर किया गया, जिस तरीके से आपको मालूम नहीं होगा कि जिन 2 सांसदों को राज्यसभा भेजा गया, तो उनके दिमाग में, उनके सपोर्टर्स के बीच ये बात रही होगी कि रघुवंश प्रसाद सिंह जैसा पढ़ा लिखा, होशियार, और आज राज्यसभा जो है वो हाउस ऑफ एल्डर्स कहते हैं, तो रघुवंश प्रसाद सिंह के लिए वो मुफीद जगह थी, आपको भेजना चाहिए था। 3 महीने पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से। तो ये समझिए कि उनकी कुछ महत्वाकांक्षा भी होगी, कुछ उनकी जेन्युइन डिमांड्स भी होगी, और जिस तरीके से की दरकार होती है, बिल्कुल। और वो शायद लालू यादव की वजह से, कि न रहने की वजह से, वो जिस तरीके का संवाद होना चाहिए वो संवाद भी नहीं हुआ। लालू क्या अनभिज्ञ थे? लालू के पास हर चीज की अपडेट तो जाती है ना, कि रघुवंश बाबू के साथ ये हो रहा है, या वो नाराज चल रहे हैं। 3 महीने पहले उन्होंने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा, मेरी जो जानकारी है लालू यादव के समय में वो बहुत खुश थे और बहुत ज्यादा लूप में थे, ये नहीं था। ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है। मैं कह रहा हूं लालू यादव होते तो बात शायद यहां तक नहीं जाने देते। वो मैच्योर आदमी हैं, बहुत दिन तक दोनों ने साथ काम किया है। मैंने देखा है ऐसा वक्त भी कि जब 2010 में चुनाव हार गए थे लालू यादव, विपक्ष का नेता बनाने की शक्ति भी उनकी पार्टी में नहीं थी, तो एक व्यक्ति जो अपनी जीप से अंदर से निकल रहा था, मैं लालू यादव के घर में प्रवेश कर रहा था, तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह थे। तो मैंने कहा कि अब आज क्या मिलने का? तो बोला नहीं, ऐसे समय में तो मिलना चाहिए। जब नेता हार जाए तो उससे मिलना जरूरी होता है। जिंदगी की हार थोड़ी ना, चुनाव हारे। तो रघुवंश प्रसाद सिंह वैसे नेता, वैसा संबंध उनका लालू यादव से। लोग अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी के बारे में कहते हैं कि बड़ी कॉम्पिटिटिव राजनीति थी, लेकिन आप दोनों से एक दूसरे के किस्से अगर सुनते तो आपको लगता कि इतने दिन तक अगर साथ चलते हैं आप तो 10 डिफरेंसेस होते हैं। बल्कि लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी में भी लिखा ना, मैंने शुरुआत में ये कह दिया कि मैं 32 साल से आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वो कह रहे थे मैं तुम्हारे पीछे खड़ा, बिल्कुल, मैं आपके पीछे खड़ा था। बिल्कुल, क्योंकि आपने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का जिक्र कर दिया। आडवाणी हमेशा पीछे खड़े होने के लिए तैयार रहे। मुंबई में किसी ने घोषणा की थी और सब हतप्रद रह गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत चक्के हो गए। नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा की थी। लाल कृष्ण आडवाणी ने घोषणा की ना शिवाजी पार्क से, बिल्कुल, कि हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। और इसके पहले उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी से भी इसकी चर्चा नहीं की। बिल्कुल, वही तो वो भौचक्के हो गए कि अरे ये क्या, ये बाद में बातचीत में हम लोगों को विषयांतरम हो रहे हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई चीज है, जरूरी है ये बताना। आडवाणी ने बाद में बातचीत के दौरान हम लोगों को ये बताया कि नाराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, ये क्या मतलब है? अच्छा, वो वक्त था जब लाल कृष्ण आडवाणी टॉप पे थे। लाल कृष्ण आडवाणी की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। लोगों को लगता था कि लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को वहां बढ़ा दिया है। लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा कि मुझे ये तो मालूम था कि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, संगठन के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि पार्टी में, पार्टी के बाहर स्वीकार्यता जो है, जो लोग जिनको सुनने आते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी हैं। तो उनके ओरेटरी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी, उनको मालूम था कि हम पूर्ण बहुमत में नहीं आने वाले हैं। तो ये सब कुछ सोच के उन्होंने निर्णय लिया था और पहले से तैयार थे कि मैं मुंबई में ये घोषणा करूंगा, और उन्होंने घोषणा कर दी। मैंने तो कॉन्टेक्स्ट में क्यों लेके आया, आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो शुरुआत में भी पूछा, ये अटल बिहारी वाजपेयी लाल कृष्ण आडवाणी की कंपैरिजन
लालू प्रसाद यादव और रघुवंश बाबू से क्यों करना ज़रूरी था? लालू प्रसाद यादव वापस ले आएंगे रघुवंश बाबू को? मैंने शुरुआत में कहा कि लालू यादव अगर आज की डेट में उनको बेल मिल गई होती तो वो अपने घर पे होते। पर ये एक महीने का समय, ये एक महीने का समय बड़ा और बढ़ सकती है, और दिक्कत हो सकती है, बहुत क्रूशियल है। वो बात नहीं कर सकते। वो खुद भी बीमार है रघुवंश प्रसाद सिंह। जिस तरीके से बाकी लोग, चाहे वो जेडीयू के लोग हैं, चुनाव का वक्त है तो आज जिनको वो हो सकता है फूटी आंख नहीं सुहाते थे। देखिए एक बात और बताऊं, रघुवंश सिंह की सबसे बड़ी खूबी थी कि एक जो जैसे पार्टी में रहते हुए उनकी पार्टी का नीतीश कुमार से गठबंधन था, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ अगर मुखर आवाज किसी की होती थी तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह होते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पार्टी काडर का जो गुस्सा है उसको वेंट आउट करने का एक मीडियम होना चाहिए। बहुत चाहे सीटों को लेकर हो, राजनीतिक रसूख नहीं था उनका एक नैतिक बल भी था। नैतिक बल था, और एक जो खांटी पॉलिटिकल एनिमल होता है, एक मॉरल अथॉरिटी है ना। रघुवंश बाबू बोल रहे हैं तो बात में कुछ दम होगा। नहीं, बात में दम होगा। और जब वो कार्यकर्ताओं की तरफ से, काडर की तरफ से बोलते थे और नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते थे, तो वो काडर जो नीतीश कुमार के खिलाफ अग्रेसिव हो रहा है साथ रहने के बावजूद, उसको लगता था कि चलिए हमारा नेता तो बोल रहा है, तो फिर वो शांत हो जाता था। तो ये जो रघुवंश बाबू की जो एक उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था, इसके सब कायल है। ये बात अब और आगे बढ़ के लोग बता रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि उनके सपोर्टर्स जो हैं उनको भी लगता है कि रघुवंश सिंह जो है वो आरजेडी में अपनी पारी खेल चुके हैं। तो ये बड़ा सैड अफेयर्स होगा अगर लालू यादव, जो कि अभी नहीं निकलने वाले हैं, और उनकी चिट्ठी से भी रघुवंश सिंह अगर नहीं मानते हैं, वो तय कर लेते हैं कि जाना ही है, जो कि उन्होंने चिट्ठी में लिख दिया है, तो परसेप्शन के लेवल पे ये एक बड़ी हार होगी आरजेडी की चुनाव से पहले। और बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक पूरा अध्याय लिखा जाएगा रघुवंश बाबू पर। अब देखना यह है, वो अंजाम तक पहुंच गया है, अभी प्रोसेस अध्याय लिखने का जारी है। ये चुनाव गवाही देंगे। लालू प्रसाद यादव अगले महीने निकलते हैं, तब तक कुछ मानमलम्बल होता है, अगर निकलते हैं, और तब हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।